हाय गाइस। सो ये वीडियो जो है एक किस्म से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो भी है। कनाडा आने के 5 तरीके, इसका टाइटल भी इसलिए मैंने ये रखा है ताकि ज़्यादातर लोग जो है इसको देखकर उनको कुछ चीज़ें समझ में आए। इसमें स्पेसिफिक किस तरह करना है, क्या करना है, वो प्रॉब्ली मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन कुछ आइडिया देने के लिए कि एक्चुअली आपको किस तरह आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है जब आप कनाडा आने का सोचते हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो इसमें यह होती है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। आपकी जो प्रोफाइल है उस लिहाज से आपको फैसला करना पड़ता है। प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी एज आ जाती है, आपकी क्वालिफिकेशन आ जाती है, आपका एक्सपीरियंस आ जाता है, और आपके पास पैसे कितने हैं ये भी बहुत मैटर करता है। सर्टेन चीज़ों में, सर्टेन किस्म की कैटेगरीज में वो मैटर करता है। तो अब पहले तो स्टार्ट करते हैं पीआर से। देखें, जब भी आप कोई सा भी वीज़ा, और जो मैं डिस्कस करूंगा, कोई सा भी वीज़ा लें तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है पीआर किस तरह ली जाए। तो पीआर जब आप लेते हैं तो उसके बाद 3-3.5 साल बाद आपको नेशनलिटी मिल जाती है। तो सबका फोकस जो होना चाहिए कि आपको पीआर किस तरह लेनी है। और पीआर या इमिग्रेशन जिसको बोल लें, या पीआर को परमानेंट रेजिडेंसी भी कहते हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। अब परमानेंट रेजिडेंसी में उसका जो क्राइटेरिया वो आपको फॉलो करना पड़ता है। आपको प्रूफ ऑफ फंड दिखाने पड़ते हैं, आपको आइल्स देने पड़ते हैं, आपको अपनी क्वालिफिकेशन असेसमेंट और डिग्री असेसमेंट करवानी पड़ती है, और फिर जाके जब आपके पॉइंट्स बनते हैं, फिर जो भी वहाँ पर उस वक्त जो उस टाइम पीरियड में जो भी क्राइटेरिया उनका चल रहा था, उस लिहाज से आपको वो सेलेक्ट कर लेते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई पीआर की। दूसरा जो ऑप्शन आ जाता है वो स्टूडेंट वीज़ा का ऑप्शन आ जाता है। अब स्टूडेंट वीज़ा का जो ऑप्शन होता है उसमें अगेन आपको पैसे दिखाने पड़ते हैं, आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी पड़ती है, उस यूनिवर्सिटी के लिहाज से आपको फीस उसकी जमा करवानी पड़ती है। यहाँ पे स्टूडेंट में भी डिफरेंट कैटेगरीज है। एक जीआईसी वाली कैटेगरी है जिसमें आपको कैनेडियन बैंक में पैसे जमा करवाने पड़ते हैं, और दूसरा जो ऑप्शन ये है कि आपको नॉर्मली पैसे दिखाने पड़ते हैं, पैसे जमा नहीं करवाने पड़ते कैनेडियन बैंक में, और उसके बेस पर आपका वीज़ा लग जाता है, स्टूडेंट वीज़ा। लेकिन स्टूडेंट वीज़ा में ऑब्वियसली आपको पैसे जो है वो यूनिवर्सिटी फीस के हिसाब से दिखाने पड़ते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी फीस 1 साल की $20,000 है, तो उस लिहाज से आप कैलकुलेट कर लें। अगर आप पाकिस्तान में, इंडिया में हैं, उस लिहाज से कैलकुलेट कर लें, और उसके लिहाज से आपको जो है पैसे दिखाने पड़ते हैं, प्लस आपके रहने का खर्चा। बिकॉज वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि एज अ स्टूडेंट जो है आप ज़्यादा कमा नहीं सकेंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स को यहाँ पे 20 आवर्स अलाउड है, तो आपको उस लिहाज से पैसे दिखाने पड़ते हैं कि मैं 20 आवर्स में काम करूँगा, बाकी जो पैसे हैं वो मैं अपने पास से, अपने मुल्क से मंगवाऊँगा, या फिर अपने किसी गार्डियन से जो है ना मंगवाऊँगा। तो ये एक्सपेक्टेशन उनकी होती है कि फिर वो गार्डियन से आप लें, या अपने मुल्क से मंगवाएंगे पैसे, और फिर यहाँ पर आकर जो है वो बेसिकली खर्च करेंगे। तो क्योंकि ये बिजनेस है, एजुकेशन इज़ अ काइंड ऑफ बिजनेस यहाँ पर। तो ये तो 2 तरीके हो गए। तीसरा जो तरीका जो होता है, जो कि लीड कर सकता है 2 और तरीकों को, वो है विजिट वीज़ा वाला। अच्छा, विजिट वीज़ा क्या होता है कि आपने अगेन वही पैसे दिखाए, और आपने अपनी प्रॉपर्टी दिखाई, और आपने बेसिकली जिसे बोलते हैं कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाई अपने मुल्क में कि भाई मैं सिर्फ विजिट वीज़ा पर जा रहा हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टी भी है, मेरे पास पैसा भी है, पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं भी, और मुझे इन सब चीज़ों की, मुझे कनाडा में रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही विजिट करने जा रहा हूँ, भाई को मिलने जा रहा हूँ, पेरेंट्स को मिलने जा रहा हूँ, या अगर पेरेंट्स हैं तो वो ये बता रहे होंगे कि मैं अपने बच्चों को मिलने जा रहा हूँ। तो इस तरह आपको विजिट वीज़ा मिल सकता है। विजिट वीज़ा जब आपको मिल जाता है, अक्सर लोग यहाँ पर आकर उसको फिर कन्वर्ट करवा लेते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे या वर्क परमिट वीज़ा पर। वो क्या होता है, स्टूडेंट वीज़ा का मैं बता चुका हूँ, वर्क परमिट वीज़ा क्या होता है वो इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा। तो ये एक तरीका होता है कनाडा में एंटर होने का, कि आप इस तरह कनाडा में एंटर हो सकते हैं। विजिट वीज़ा की भी जो रिक्वायरमेंट मैंने बताई है वो कुछ उसी किस्म की होती है, आपको पैसे ज़्यादा दिखाने पड़ते हैं, प्रॉपर्टी दिखानी पड़ती है। तो ये तो हो गया विजिट वीज़ा का। अब बात करते हैं वर्क परमिट जो होता है वो किस तरह मिलता है, और इस पर अक्सर लोगों से जो है ना काफ़ी डिस्कशन भी होती रहती है मेरी, और ये जो भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ये लोगों से ऑलरेडी डिस्कशन मेरी होती रहती है, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो ही बना दूँ। अब वर्क परमिट वीज़ा पे ये होता है कि आपको या तो कोई एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर ले आपकी अपनी कंट्री के पास से। अब वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड होता है। आई मीन लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने पहले भी एक बार एग्जांपल दी थी कि अगर आप न्यूरो सर्जन हैं, या कार्डियोलॉजिस्ट हैं, या आप फॉर एग्जांपल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो कैंसर के डॉक्टर्स होते हैं, इसी तरह आप एक किसी
खास किस्म के इंजीनियर हैं, जियोलॉजिस्ट हो गए, या जियोलॉजिस्ट तो इंजीनियरिंग में नहीं आता, लेकिन स्टिल जियोलॉजिस्ट अगर आप हो गए, या पेट्रोलियम इंजीनियर हो गए, या इस किस्म के अगर आप इंजीनियर्स हो गए, तो वो स्पेसिफिक चीज़ों पर आ जाता है कि स्पेसिफिकली जो है लोगों को अगर इनको आपकी ज़रूरत है तो आपको बुलाएंगे, वरना फिर आपको इतनी आसानी से जॉब मिलती नहीं है। लेकिन वो जो चांस जो होता है वो प्रॉब्ली 1% लोगों का होता होगा, या शायद इससे भी कम का। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि यार हमें वहाँ पे जॉब ऑफर दिलवा दें। जॉब ऑफर दिलवाना इतना आसान नहीं होता। अगर किसी का बिजनेस है और वो किसी को बुलाना चाहता है तो उसको पहले ये पूरी डिटेल बतानी पड़ती है कि वो उसको क्यों बुलाना चाहता है, और क्या कनाडा में उसको कोई भी उस फील्ड का बंदा नहीं मिल रहा है। उसको साबित करना पड़ता है, इश्तिहार देने पड़ते हैं, कमर्शियल्स जो प्रिंट में कह दें या वैसे भी, और वो फिर आपको गवर्नमेंट को साबित करना पड़ता है कि मैं इस बंदे को इसलिए बुलाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे इस किस्म का बंदा कोई नहीं मिल रहा। और लॉयर्स इन्वॉल्व होते हैं, लॉयर्स के थ्रू फिर वो साबित करते हैं, देन फिर वर्क परमिट पर लोगों को बुलाते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई विजिट वीज़ा पर आया हुआ है और वो अगर कोई ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढ लेता है जो कि उसको वर्क परमिट दे सके, तो वो बहुत अच्छा है कि वो फिर यहाँ पर स्टे कर सकता है। लेकिन वर्क परमिट में भी 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक आती है जो नॉर्मल वर्क परमिट होता है कि आप वर्क परमिट तो आपको मिल जाता है और लोग यहाँ पर आपको वर्क परमिट अगर दे देते हैं तो या तो आप उनकी कंपनी में काम करें या कहीं और काम करें, लेकिन आपके पास वर्क परमिट होता है, लीगल राइट्स होते हैं कनाडा में काम करने के। लेकिन एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब ऑफर। जॉब ऑफर जो होती है वो जॉब ऑफर ये होती है कि आप जो हैं यहाँ पर एम्प्लॉयर, जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि कोई एम्प्लॉयर अगर आपको बुलाता है तो वो जॉब ऑफर के थ्रू बुलाता है, अगर बाहर से बुला रहा है। इंटरनली भी अगर वो जॉब ऑफर आपको देता है तो उसको साबित करना पड़ता है कि क्यों दे रहा है, किस लिए दे रहा है, तो वो उसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं। वर्क परमिट जो आपको पॉइंट्स देगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। नॉर्मल वर्क परमिट जो आपको पॉइंट्स देगा वो कैनेडियन एक्सपीरियंस के पॉइंट्स देगा, वो भी अगर आपकी अपनी जॉब मतलब आपने जिसमें बैचलर्स किया हुआ है, आपकी अपनी फील्ड में जो होगा उस पे अगर आप काम कर रहे हैं तो तब आपको वो पॉइंट्स मिलेंगे। और वो 600 पॉइंट्स नहीं होते, वो पॉइंट्स थोड़े कम होते हैं उससे, आई थिंक 100 होते हैं या इस तरह के होते हैं। वो मैंने रिसेंटली पढ़ा नहीं तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। लेकिन जो जॉब ऑफर वाले पॉइंट्स होते हैं वो 600 पॉइंट्स होते हैं, जो कि आपको क्वालिफाई करवाते हैं कनाडा की इमिग्रेशन के लिए, दैट इज PR। तो ये समझना, डिफरेंशिएशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो आखिरी जो चीज़ होती है, जो आखिरी ऑप्शन होता है, जो कि ऑप्शन मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता क्योंकि एक तो डिफ़िकल्ट ऑप्शन भी होता है और उसके लिए रिक्वायरमेंट भी होती है, वो है रिफ्यूजी का ऑप्शन। और रिफ्यूजी के ऑप्शन में प्रॉब्लम ये होती है कि आप अगर 5 साल, आप 5 से 7 साल 8 साल, डिपेंड करता है आपका केस किस किस्म का है, आप अपनी कंट्री नहीं जा सकते। तो रिफ्यूजी स्टेटस क्या होता है, अक्सर लोग यहाँ पर आते हैं विजिट वीज़ा पर, और वो फिर ये गवर्नमेंट को यकीन दिलाते हैं थ्रू अ लॉयर कह लें, कंसल्टेंट कह लें, उनके थ्रू के भाई उनको अपनी जो कंट्री है उधर उनकी जान को खतरा है, उनको साबित करना पड़ता है कि किस तरह जान को खतरा है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर हो तो FIR वगैरह कटती है, और अगर किसी और मुल्क में हो तो ऑब्वियसली वो पुलिस के थ्रू साबित करना पड़ता है कि वीडियो एविडेंस भी देने पड़ते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं, ये बताने के लिए कि उनको ख़तरा है अपने मुल्क में उनकी जान को, इसलिए वो रिफ्यूजी क्लेम कर रहे हैं यहाँ पर आकर। अब उसमें एक थोड़ा सा लोगों को कुछ एडवांटेज भी लगता है कि जो क्वालिफाई नहीं कर पाते, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, तो और उनकी वाकई में उनके साथ इस किस्म के मसले मसाइल होते हैं, तो वो फिर जो है अपने आप को जो है यहाँ पे रिफ्यूजी साबित करके और यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। फिर उनका अगेन कुछ अरसे बाद उनका PR स्टेटस हो जाता है और दैन फिर उनको लीगली वर्क अलाउड होता है और वो सारी चीज़ होती है। लेकिन उसमें एक मसला ये कि आप अपने मुल्क फिर नहीं जा सकते। इट डजंट मैटर क्या हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, कुछ और काम के लिए आपको जाना पड़े, आप अपने मुल्क वापस नहीं जा सकते। तो ये कुछ चंद कैटेगरीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में डिटेल में फिर कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे स्पेसिफिकली। लेकिन ये 5 तरीके हैं जिस तरह आप कनाडा आ सकते हैं, जो कि कॉमन तरीके हैं जिनके थ्रू कनाडा आ सकते हैं। आई होप ये वीडियो यूज़फुल होगी उन लोगों के लिए स्पेशल जो कि क्वेश्चन करते रहते हैं कि कनाडा किस तरह आया जा सकता है। ये 5 तरीके हैं, आप देखें आप किस कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर है, उस तरीके से फिर आप ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।